गुड इवनिंग। तो कल मैंने बोला था आपसे कि जो क्वेश्चन बुकलेट क्वेश्चन करेंगे, तो जो भी जिन क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वही करेंगे। तो जिन जो जो कई कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन आए हैं, तो जो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं डिस्कस करने के लिए वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कई क्वेश्चन आए हैं मेरे पास, कुछ बहुत सिंपल से भी थे तो वो तो मैंने उनको वहीं रिप्लाई कर दिया। बाकी जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो बुकलेट आपके पास है ही, तो बुकलेट आप खोल लो। सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको दिए हुए हैं, आंसर आपके पास है ही। तो पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहे, बस खाली मेन कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे। तो आपको नोट भी नहीं करना है, खाली कॉन्सेप्ट देखना है कैसे। तो जो क्वेश्चन आए हैं मेरे पास बस वही मैक्सिमम सब डिस्कस कर रहे हैं। सो पेज 13 का क्वेश्चन नंबर T3 जो ट्राइओसेल वाला है, इसका जो ट्राइओसेल पेज 12-13 में जो ट्राइओसेल क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो ये हम करेंगे कन्वेंशनल बैच में, वहीं के लिए रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर T3 है, 2-3 लोगों ने पूछा तो इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आप जैसे मैंने बोला क्वेश्चन पेज 13 क्वेश्चन नंबर T3, तो आप क्वेश्चन खोल लिया आपने, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर दो और पढ़ लो क्वेश्चन को ध्यान से, क्या लिखा है अपने दिमाग में सोच लो, उसके बाद प्ले करना तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। तो खाली डिस्कस करेंगे, तो आपने पॉज करके पूरा सब पढ़ लिया होगा, प्ले किया है। तो अब हम देख रहे हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर T3। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है बस वही आप डिस्कस कर रहे हैं, मेन पार्ट जो है। बाकी इसका सोल्यूशन जो जितने भी ट्राइओसेल वाले क्वेश्चन हैं वो सब सोल्यूशन आपको मेडी जी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। लेकिन अभी 2-3 स्टूडेंट ने पूछा था इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फिगर बिलो शोज 3 मेटल क्यूब्स ABC। सो ये ABC of side 100 mm in direct contact, resting on a rigid base and confined in x coordinate direction between two rigid end plates। तो ये एंड पे आपका दैट फिक्स्ड है, दैट मूव नहीं कर सकता। टू rigid end plates। If the upper face of the cantilever, if the upper face of the center cube B is subjected to uniform compressive stress of 0.5 kilonewton per mm square, compute for cube B the following: the direct stress in x direction and the direct strain in the three coordinates direction XYZ, the volumetric strain। क्यूब बी के लिए बोल रहा है। सो अब देखो जरा, ये दोनों साइड में आपकी इधर फिक्स है, ये जब लोड लगेगा तो इससे क्या होगा, आप सोचो जरा क्या होगा, इससे बी कंप्रेस होगा और इधर ए की तरफ मूव करेगा, ऐसे बनेगा। तो भाई यहाँ पे फोर्स आपने ऐसे अप्लाई किया है, इससे क्या होगा, ये वाई डायरेक्शन में कम होगा और ऐसे एक्स में बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे ही एक्स में एक्सपेंड करेगा तो इसको कंप्रेस करेगा, ये को सी को कंप्रेस करेगा। तो अगर हम फिगर बनाएं अलग से, तो ए पे क्या है, ए पर ऐसे स्ट्रेस आ जाएगा एक सिग्मा, इस तरह से। ऐसे सी पर स्ट्रेस आ जाएगा एक सिग्मा, सिमेट्री है तो सेम वैल्यू है ऐसे। अब सेम बी वाला बीच वाला पार्ट, ये बी वाला पार्ट, यहाँ पे ये लग ही रहा है सिग्मा, तो ये जो सिग्मा वाई मान लो ले लिया, तो यहाँ पे ये लग ही रहा है सिग्मा वाई इस तरह से। तो इसका इक्विवेलेंट अपोजिट नॉर्मलाइजेशन सिग्मा, ये सिग्मा ऐसे आ गया। तो ये ए ब्लॉक है, ये बी है, ये सी है, ऐसे रहेगा। तो ये जब लोड लगाओगे तो ये बी में कंप्रेस होगा, कंप्रेसिव फोर्स है, कंप्रेसिव स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और ये इधर कंप्रेस करेगा, ये बी ऐसे एक्सपेंड करेगा तो ए को कंप्रेस करेगा, सी को कंप्रेस करेगा, तो ए पे ऐसे फोर्स आ गया, स्ट्रेस आ गई, ऐसे सी पे आ गई। तो इसमें देखो जरा ए के लिए बनाया, तो ए में क्या है, ए में सिग्मा एक्स कितना हो गया, माइनस सिग्मा, और सिग्मा वाई सिग्मा जेड कितना है, 0 ए के लिए। देन बी के लिए देखो जरा, बी के लिए सिग्मा एक्स कितना है, माइनस सिग्मा, और सिग्मा वाई कितना, ये जो दिया हुआ है 0.5 माइनस 0.5 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर, ऐसे वाला। सेम सिग्मा इसके लिए, सी के लिए यहाँ पे सिग्मा एक्स कितना है, माइनस सिग्मा, दिस वाला। सो अब देखो जरा, ये जब भी एक्सपेंड जो भी हो रहा है, तो अब इसमें हो क्या रहा होगा, ए एक्स में कंप्रेस हो रहा है, मान लो 2 mm कंप्रेस हो गया, तो ये भी सेम 2 mm कंप्रेस हो गया, तो बी क्या होगा, 4 mm एक्सपेंड कर जाएगा। क्यों, दोनों साइड प्लेट है तो मूव कर नहीं सकता, एक्स में स्ट्रेन 0 है, तो स्ट्रेन एक्स का वैल्यू 0 है टोटल। तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेन एक्स का फर्स्ट का प्लस स्ट्रेन एक्स सेकेंड का प्लस स्ट्रेन एक्स थर्ड का, दैट इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। और स्ट्रेन एक्स का फॉर्मूला पता होता है हमको, ये क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा वाई बाई ए। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट के लिए भी, सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए, ए बी सी सब के लिए। तो ए में क्या है, ए में सिग्मा एक्स तो दिया हुआ है, सिग्मा वाई सिग्मा जेड 0 है। बी में क्या है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों मिलेगा,
सी में क्या है, खाली वही सेम सिग्मा एक्स मिलेगा, सिग्मा वाई सिग्मा जेड जीरो। तो ये सबको यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से आपका एक ही अननोन है, सिग्मा एक्स वैल्यू निकल जाएगी, सिग्मा जो है वैल्यू आ जाएगी। एक ही अननोन है तो वहां से न्यू सब दिया हो, सब वैल्यू पुट करके वहां सिग्मा एक्स आ जाएगा। सिग्मा एक्स आ जाएगा तो बाकी सब हम फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। तो क्या बोल रहा है पहले पार्ट में, द डायरेक्ट स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, तो ये फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट होगी। सेकंड क्या, द डायरेक्ट स्ट्रेन इन दिस इन द थ्री कोऑर्डिनेट्स डायरेक्शन एक्स वाई जेड, तो इसमें स्ट्रेन पूछ रहा है, देखो सिग्मा एक्स आ जाएगा, तो स्ट्रेन एक्स पूछ रहा है सेकंड वाला खाली, बाकी सब नहीं पूछ रहा, स्ट्रेन एक्स पूछ रहा है। तो ये सिग्मा एक्स निकल ही गया है, तो ये खाली पुट कर देंगे यहाँ पे, स्ट्रेन एक्स आ जाएगा बी ब्लॉक का, वो भी आ गया। ऐसे स्ट्रेन वाई स्ट्रेन जेड पूछ रहा है, स्ट्रेन वाई क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा जेड बाई, ये जीरो ही है। सिग्मा वाई सिग्मा पता है, स्ट्रेन वाई भी आ जाएगा। ऐसे स्ट्रेन जेड के लिए फॉर्मूला सिग्मा जेड बाई वो भी आ जाएगा। तीनों स्ट्रेन, स्ट्रेन एक्स, स्ट्रेन वाई, स्ट्रेन जेड, तीनों सॉल्व कर देंगे। डायरेक्ट स्ट्रेन पूछा है। देन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो सेकंड बी वाला ब्लॉक है उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई इंटू 1 माइनस 2 न्यू। तो सिग्मा एक्स कितना है, माइनस सिग्मा निकल ही चुका है, सिग्मा वाई दिया है क्वेश्चन में, जेड जीरो ही है, यहाँ पुट करके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई बी वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। वॉल्यूम के लिए डायमेंशन दिया हुआ तो वहां से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये जो मेन पार्ट था वो सब आपको बता दिया, कैसे कैसे करना है, कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया, ये ऐसे आपको सॉल्व करना है इस तरह से। वैसे ये सॉल्व है आपका पूरा, जो मेरी वेबसाइट देखोगे वहां पे सारे ट्राई यूसर वाले क्वेश्चन सॉल्व हैं, वहां से आप उठा सकते हो। बाकी तब भी कोई डाउट लगे तब भी आप फिर पूछ लोगे इस तरह से। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर T3 पेज 13। नेक्स्ट आओ जरा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा, इसमें क्या है, इसमें ऐसे दिया हुआ है, ऐसे सपोर्ट दिया, मूवमेंट लगा हुआ है ऐसे, कुछ नोट और कुछ नहीं करना ना, ये ना कुछ नहीं नोट करना, खाली समझना है कैसे, फिर करना अपने आप सही, बाकी सब क्वेश्चन सोल्यूशन आपको दिए हो। देखो जरा, इसको हमने डिस्कस किया था वहां पे SDBMD में। मान लो ये यहाँ से 10 किलो न्यूटन आ जाए और ये यहाँ से 3 आ जाए, तो ये फाइनल है कितना, 7 ही तो लगेगा ऐसे, ये 7 हो गया, 6 हो गया, जस्ट एग्जाम्पल। तो हम क्या, सपोर्ट हटा के एक बार यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ सपोर्ट हटा दिया, यहाँ VA ले लिया, यहाँ VB ले लिया, ये मूवमेंट लगा ही हुआ है, यहाँ सॉल्व कर दिया। तो एक सपोर्ट दे, दो फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ये मान लो यहाँ से 10 है, यहाँ 3 7 बचेगा, तो 7 डायरेक्ट दिखा दिया, VA VB यहाँ सॉल्व कर दिया। तो कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं है, वैसे कैलकुलेट कर दी। तो ये वहां पे पूरा सोल्यूशन दिया हुआ आपके पास, खाली दो सपोर्ट दे, एक दे, बाकी खाली VA VB VC लेकर सिंपल सपोर्ट वहां से कैलकुलेशन कर दिया, इस तरह से आगे। नेक्स्ट आओ पेज नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी किसी स्टूडेंट ने भेजा है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो ध्यान से, पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 13। For the simply supported beam in the figure below, C is the center of the span. C is also the point through which the resultant of the column load W passes. The column rests on the beam over a small length delta L symmetrically on either side of C. What is the shearing force at C? अब देखो क्या बोल रहा है, कॉलम रेस्ट ऑन डेल्टा एल लेंथ, ये हमने बात किया था वहां पे जब टाइप ऑफ लोडिंग पढ़ा था। कॉलम रेस्ट ऑन डेल्टा एल लेंथ का मतलब है कि कॉलम एक ऐसे यूडीएल की तरह से हो गया डेल्टा एल, तो ये डेल्टा एल लेंथ है, कॉलम रेस्ट ऑन डेल्टा एल लेंथ। पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 13। तो ये पूरा वेट W लग रहा है, तो क्या हो जाएगा W इंटू डेल्टा एल। तो इसका जब डायग्राम, ये सपोर्टेशन ऐसे आ जाएंगे, ये यूडीएल लग रहा है, तो इसका जब SFD ड्रॉ करोगे तो SFD कुछ आपका ऐसे इस तरह से बनेगा, तो ये सेंटर में 0 बांध ऐसे आ जाएगा। अगर कॉलम रेस्ट लिखा ऑन डेल्टा एल लेंथ, इसका मतलब ऐसा यूडीएल हो गया। कुछ ना लिखता तो सिंपल पॉइंट लोड की तरह ले लेते। तो पूरा स्ट्रक्चर एरिया में कॉलम का वेट, पूरा स्ट्रक्चर एरिया बहुत ज्यादा है, तो जो कॉलम का वेट एज अ पॉइंट लोड हो गया, वहीं पूरा स्ट्रक्चर एरिया मान लो कम है, तो वही कॉलम का वेट एज ए यूडीएल हो गया। तो हम अपने आप से कभी यूडीएल नहीं लेंगे, ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन की लैंग्वेज में तो यूज करेंगे। तो ये सिंपल एज ए यूडीएल की तरह से हो गया, वहां से पूरा सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18। ये हम वही स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं जो कल मुझे स्टूडेंट ने भेजे या पहले कभी भेजे, सब वही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कोई सॉल्व नहीं करना आपको, सब सॉल्व किया हुआ आपको दिया हुआ है, बस खाली पॉइंट देखने हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 18 का देखो जरा ध्यान से, पढ़ो ध्यान से। कंसीडर क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 18।
कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द कॉलम विद ब्रैकेट एज शोन इन द फिगर। डायमेंशन दिया हुआ है, ये 4 मीटर, ये 6 मीटर। सब पूछ रहा है शेयर फोर्स इन कांस्टेंट थ्रू आउट और मैक्सिमम बेंड मोमेंट, सब कुछ चीजें। देखो जरा इस पार्ट को रिमूव कर दो तो क्या होगा, यहाँ फोर्स ट्रांसफर हो गया और यहाँ मोमेंट आ गया P इंटू ई का। ये मान लो ई डिस्टेंस है, वो दिया ई दिया हुआ है, तो P इंटू ई का। अब देखो जरा यहाँ इसको अलग कर दो, यहाँ पे P लगा और ऐसे P इंटू ई आया, यहाँ रिएक्शन ले लिया, मान लो ये V1 है, यहाँ V2 है, ऐसे। तो पहला इक्वेशन क्या हो गया, V1 प्लस V2 इक्वल टू P, ऐसे बन गया। उसका देखो जरा, ये मान लो A पॉइंट है, ये B है, ये C है, सो डिफ्लेक्शन AB प्लस डिफ्लेक्शन BC दैट इक्वल टू 0। कंपैटिबिलिटी लगा दिया, तो इसको फर्स्ट पार्ट को अलग कर दिया, सेकंड को अलग कर दिया, इसको सॉल्व करना हमको आता ही, बहुत से क्वेश्चन किए ऐसे। तो AB प्लस दोनों यहाँ से अलग कर दिया, दूसरा पार्ट दोनों में अलग फोर्स चेक कर लिया, AB प्लस BC इक्वल टू 0 कर दिया, वहां सॉल्व करके आपका V1 V2 सब सॉल्व हो जाएगा, आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा यहाँ से आ जाएगा, फिर पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो दो फोटो PDF फाइल आपको दी है, एक तो क्वेश्चन सॉल्व इसमें और एक थ्योरी वाली दी है। तो थ्योरी वाली PDF फाइल जो है उसमें लास्ट में ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन, तो वहां से दिख जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गई, दूसरा कंपैटिबिलिटी से डेल्टा AB प्लस डेल्टा BC इक्वल टू 0, वहां से हम पूरा सॉल्व कर लें। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है गेट के एग्जाम के लिए, ये सेम पूछा ही हुआ है, तो गेट के लिए एक अच्छा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कल को आपसे। क्वेश्चन नंबर 18 पेज 20 पे आओ। पेज 20 क्वेश्चन नंबर 3, द साइड AD ऑफ द स्क्वायर ब्लॉक। जैसे मैंने बोला पेज 20 क्वेश्चन नंबर 3, तो आइडियल तरीका ये है कि आप मेरी बातें ना सुनो। जैसे मैंने बोला पेज 20 क्वेश्चन नंबर 3, तो आप तुरंत पॉज कर दो, उस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से पूरा। आपने किया है तो बहुत अच्छी बात किया, बहुत से स्टूडेंट ने किया, बहुत जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, डाउट पूछते हैं, समझ में आता है कि बहुत से अच्छे से मेहनत करते हैं, और ये अच्छी बात है। स्टूडेंट को पता है सोम स्ट्रक्चर वगैरह सब चीजें, हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस पता है, तो अच्छे से मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस प्रैक्टिस करते रहना। क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ लो, उसके बाद प्ले करना। पेज 20 क्वेश्चन नंबर 3, the side AD of the square block ABCD as shown in the figure is fixed at the base and it is under action of simple shear causing shear stress tau and shear strain phi. The distorted shape is AB dash C dash D. The diagonal strain will be. तो इसमें फिगर ऐसे दिया हुआ है, इस तरह से डायगोनल स्ट्रेन पूछा उसने, टाउ लगा हुआ है। तो ये फिगर देख के हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि प्योर शेयर कंडीशन है। तो ये क्या है, प्योर शेयर कंडीशन है। और प्योर शेयर कंडीशन में क्या होता है, सिग्मा x 0 सिग्मा y 0 और टाउ x y टाउ होता है, इस तरह से। अब स्ट्रेन के फॉर्म में लेंगे, स्ट्रेस के स्ट्रेन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्ट्रेन x 0 स्ट्रेन y 0 और गामा एक्स वाई, दैट गामा का वैल्यू इस तरह से, प्योर शेयर कंडीशन में। अब क्या पूछ रहा है वो, आपसे बोल रहा है कि डायगोनल स्ट्रेन कैलकुलेट करो। तो डायगोनल स्ट्रेन कितने 45 होता है, तो स्ट्रेन 45 निकालना। फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्ट्रेन वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस गामा एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा, ये स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है। तो स्ट्रेन एक्स 0 ये 0 हो गया, स्ट्रेन वाई 0, गामा एक्स वाई गामा, कॉस थीटा कितना हो गया 45, एंगल किससे चेक करते हैं, हॉरिजॉन्टल से, तो वहां से स्ट्रेन 45 आ जाएगा। तो प्योर शेयर कंडीशन है, तो सिग्मा एक्स वाई 0 टाउ एक्स वाई टाउ, तो ऐसे स्ट्रेन एक्स स्ट्रेन वाई 0 और गामा एक्स वाई गामा, और स्ट्रेन 45 पूछा है उसने डायगोनल स्ट्रेन, तो यहाँ से ऐसे हम कैलकुलेट कर देंगे। ये सब सॉल्व किया हुआ है, वहां फोटोकॉपी में आपके पास है, बस खाली समझना है कैसे किया। प्योर शेयर कंडीशन था, कल को प्योर शेयर कंडीशन ना होता, ऐसे किसी बुलेट में पूछता था, ऐसे कैलकुलेट कर लेते इस तरह से। तो ये इस तरह से यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर ले। रफ कर रहे हैं सबको। नेक्स्ट पेज नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 7, ये मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से जरा। A cantilever beam is loaded with a UDL। तो एक कैंटिलीवर बीम दिया है, इस पे यूडीएल लग रहा है ऐसे।
इसका SFD कैसे आ जाएगा, ऐसे बनेगा, और BMD कुछ आपका ऐसे, तो ये इसका SFD है, ये BMD। The span of the beam is L. Which of the above Mohr circle diagram correctly represent the state of stress above the neutral axis of the beam? तो कोई सेक्शन दिया नहीं तो मान लो रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लिया, इसमें न्यूट्रल एक्सिस है, तो बोल रहा है कि विच ऑफ द अबव मोर सर्कल डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ स्ट्रेस अबव द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेना है, तो मान लो एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ये ए है, ये दूसरा पॉइंट ले लिया बी। तो बेंडिंग का डायग्राम बनाया, हॉगिंग शेप है, तो बॉटम क्या हो गया कंप्रेशन और टॉप क्या हो गया टेंशन। क्यों, ये बीम आपका कुछ ऐसे बेंड करेगा इस तरह से, तो बॉटम पे लेंथ कम हो रहा है कंप्रेशन फेस, टॉप पे लेंथ बढ़ रहा है टेंशन फेस। और डायरेक्ट शेयर का डायग्राम, डायरेक्ट शेयर डायग्राम कुछ आपका ऐसे आ गया पैराबोला। अब देखो जरा, हर पॉइंट का इनफाइनाइट प्लेन का स्टडी होता है, इसका भी इनफाइनाइट प्लेन का स्टडी है, इस पॉइंट का भी इनफाइनाइट प्लेन का स्टडी है। तो बी पॉइंट यहां पे लिया कहीं, ये बी पॉइंट है, और ए पॉइंट यहां लिया कहीं, ऐसे आया। तो ए पॉइंट के लिए बनाया स्ट्रेस एलिमेंट डायग्राम, तो ए पॉइंट पे क्या खाली डेट स्ट्रेस आ रही, बेंडिंग का वैल्यू सिग्मा ऐसे, टाउ तो 0 है। तो यहाँ पे इस केस में, इसमें कैसे मोर सर्किल बनाते हैं, कैसे बनता है मोर सर्किल, कुछ आपका ऐसे बनता है इस तरह से। मोर सर्किल मैंने पढ़ा है, यूनिएक्सियल लोडिंग का डायग्राम है, सिग्मा एक्स सिग्मा, सिग्मा वाई 0, टाउ एक्स वाई 0। तो यूनिएक्सियल लोडिंग डायग्राम है, तो इसका मोर सर्किल आपका ऐसे बन जाएगा इस तरह, फर्स्ट पार्ट ए का, तो ये ए के लिए हो गया। देन बी के लिए देखो जरा, बी के लिए, बी में क्या है नॉर्मल स्ट्रेस भी है, शेयर भी है। ए पे तो क्या था, शेयर 0 था, बी पे क्या है नॉर्मल भी, शेयर दोनों आ रहा है। तो बी के लिए डायग्राम बनाया, तो बी के लिए सिग्मा हो गया, सिग्मा डैश कुछ, और शेयर भी आ गया टाउ, टाउ डैश, ऐसे ले लिया। ये बी का स्ट्रेस एलिमेंट हो गया, मतलब बी से पास करने वाले दो प्लेन हैं परपेंडिकुलर, उसका डायग्राम। तो यहाँ पे सिग्मा के एक्स क्या हो गया, सिग्मा डैश, सिग्मा वाई का वैल्यू 0, और टाउ एक्स वाई का वैल्यू टाउ डैश। तो मोर सर्किल का सेंटर निकाल दो। मोर सर्किल सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा 0। और मोर सर्किल का रेडियस क्या होता है 1/2 अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई दिस वैल्यू। अब देखो जरा, टाउ रखो 0 तो क्या हो जाएगा, सिग्मा डैश बाई 2 हो जाएगा। तो टाउ 0 तो है नहीं, इसका मतलब रेडियस जो होगा वो सिग्मा डैश बाई 2 से ज्यादा आएगा, ज्यादा बने। क्यों, देखो जरा, टाउ डैश को 0 रख दो, तो रेडियस कितना हो गया सिग्मा डैश बाई 2। अब टाउ 0 तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए रेडियस क्या सिग्मा डैश बाई 2 से कुछ ज्यादा आएगा। तो सेंटर कितना है सिग्मा डैश बाई 2, रेडियस कितना है सिग्मा डैश बाई 2 से ज्यादा है, तो सर्कल कुछ आपका ऐसे बनेगा इस तरह से। तो ये सेंटर हो गया, ये रेडियस, इस तरह सर्कल आएगा बी का। तो ए का सर्कल वैसे बना, बी का सर्कल आपका इस तरह से आया, ऐसे बना लिए। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, देखो जरा, फर्स्ट सर्कल मैच कर रहा है, सेकंड मैच, फर्स्ट एंड सेकंड, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो वहां सॉल्व है, ये नोट कुछ नहीं करना, वहां सॉल्व है सब कुछ, खाली मेन कॉन्सेप्ट देख लिया। कल को लोडिंग चेंज कर सकता है, कल को बीम चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ऐसे ही सब सॉल्व कर लिया कर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 नेक्स्ट ऑफ पेज नंबर 25 पे, क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्लेक्शन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 2, अ स्टील वायर। तो आप पॉज करके पहले पढ़ लो क्वेश्चन ध्यान से, सोच लो अपने आप, उसके बाद देखना सॉल्व किया ही होगा आपने। नहीं किया तो कोई बात नहीं, चेक कर लो, टाइम नहीं मिलता है कोई बात नहीं, लेकिन जितना टाइम मिलता है उसमें अच्छे से यूटिलाइज करना। पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन। A steel wire 5 meter length and cross sectional area 156 mm square is stretched tightly between the midpoint of a simply supported beam and the free end of a cantilever beam as shown below. The deflection at the end of the cantilever as a result of temperature drop of 30 डिग्री सेल्सियस। देखो जरा, ये एक बीम है, ऊपर सपोर्टेड बीम है, बीच में एक स्टील का वायर है, और ये नीचे आपका कैंटिलीवर बीम है। तो बोला है कि टेम्परेचर जो है दैट ड्रॉप किया 30 डिग्री सेल्सियस स्टील वायर का। द डिफ्लेक्शन एट द एंड ऑफ द कैंटिलीवर, कैंटिलीवर के एंड पर कितना डिफ्लेक्शन होगा वो निकालना।
तो ये सिलिकॉन बीम दिया हुआ है, बीच में स्टील वायर है, ये नीचे कैंटिलीवर बीम है, दोनों तीनों कनेक्ट किया। अब देखो जरा सिंपल, टेम्परेचर ड्रॉप करो, टेम्परेचर कम कर रहे हो तो टेम्परेचर कम करते हो लेंथ कम होता है, तो स्टील वायर का टेम्परेचर कम करो लेंथ कम होगा। टेम्परेचर कम करने में कैसा टेंसाइल फोर्स जनरेट होता है, वो अपने पास टेम्परेचर कम करते हैं टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस, ये हमने पढ़ा था थर्मल केस में। तो अगर आप सबके बीडी बनाओ तो ये जो सी पार्ट है ई है, तो इसमें थर्मल टेंशन फोर्स जनरेट हुआ इस तरह से, पी आ गया, टेम्परेचर कम किया है टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल थर्मल फोर्स, और टेम्परेचर को बढ़ाते तो उसमें कंप्रेसिव, ये हमने पढ़ा था वहां पे थर्मल स्ट्रेस के स्टार्टिंग पे। तो ये सी इसका हो गया। अब इसमें देखो सी पे पॉइंट पी ऊपर लोड है, इसमें नीचे आ जाएगा ऐसे, इस वाले पे नीचे की तरफ आ गया ऐसे पी सी पे, और इस पे देखो जरा, इस पे नीचे की तरफ, तो यहाँ ऊपर की तरफ आ गया पी। अब देखो जरा इसमें डिफ्लेक्शन कितना निकालें, डेल्टा वन, तो डेल्टा वन फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, पी एल क्यूब बाई 48 आई। मान लो ये आपका 3 mm आ गया, जस्ट एग्जांपल समझने के लिए, ऐसे पी से ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ डिफ्लेक्शन कितना, डेल्टा टू कितना, पी एल क्यूब बाई 3 है, तो मान लो ये आपका 2 mm आ गया, जस्ट समझने के लिए। अब देखो जरा, ये सी पॉइंट 3 mm नीचे आया, और ये ऊपर कितना गया 2 mm, तो ये वायर जो भी है स्टील वायर सी कितना कंप्रेस हुआ, 5 mm कंप्रेस हुआ है, तो 5 mm मैग्नीट्यूड कंप्रेस हुआ है। 5 mm देखो जरा इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें 5 कैसे निकलेगा, ये क्या है, एक तो टेम्परेचर कम हुआ था उससे लेंथ कम हुआ इसका, कितना, एल अल्फा डेल्टा टी, इतना लेंथ कम हुआ था, एल अल्फा डेल्टा टी से लेंथ कम हो गया, तो मान लो कुछ आ गया 2 mm, टेम्परेचर ड्रॉप किया तो यहाँ एल अल्फा डेल्टा टी कम हो गया, साथ में पी फोर्स जो लगा उससे बढ़ा था, तो दैट ये कम हुआ इतना, तो ये माइनस लगा, ऐसे लगा दो, एल अल्फा माइनस डेल्टा टी दिस वैल्यू, और प्लस टेंसाइल फोर्स जो है उससे बढ़ा, तो प्लस पी एल अपॉन ए, तो ये किसके बराबर हो गया, देखो जरा, ये अगर 3 mm नीचे आया, ये आपका 2 mm ऊपर गया, तो 5 mm कम हुआ, इसका मतलब स्टील वायर का लेंथ कितना हुआ, 5 mm कम हुआ, तो वही इसके किसके बराबर कर दें, ये -5 के बराबर कर दें, वहां सॉल्व कर लेंगे, तो ये मान लो -7 है और ये +2 है, तो ये -5 के बराबर कर दिया, तो वहां सॉल्व कर लिया इस तरह से, चाहे माइनस कॉमन ले लो कैसे कर लो, सब एक ही बात है। तो ये आपका दैट एल डेल्टा डी से बढ़ा, ये एल कम हुआ तो -7 और ये +2, तो ये -5 है, तो ये -5 यहाँ से निकला, ऐसे बराबर कर दिया, तो माइनस कॉमन लेंगे, सब क्वेश्चन बना के सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फिजिकल समझो ध्यान से, ये 3 mm नीचे गया, ये 3 mm नीचे गया, ये 2 mm ऊपर गया, तो 5 mm स्टील का वायर 5 mm कंप्रेस हुआ, 5 कैसे निकालोगे, एल अल्फा माइनस डेल्टा टी, कम टेम्परेचर कम किया है -7, और ये प्लस पी एल अपॉन +2 -5, यहाँ से पी आ जाएगा, पी आ जाएगा तो फिर वहां से पी एल क्यू बाई 3 आई, ये कैलकुलेट कर दें। तो ये 3 mm 2 mm 5 mm सब खाली आप समझने के लिए यूज किया है, तो वहां से कैलकुलेट कर देंगे, बाकी माइनस कॉमन लेके एक साथ सॉल्व कर दो, एक ही बात कैसे भी ले लो। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है डिफ्लेक्शन का। रफ कर रहे हैं इसको, नेक्स्ट ऑफ पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो ध्यान से। I section of beam is formed by gluing wooden planks as shown in the figure. If this beam transmit a constant vertical shear force of 3000 Newton, the glue at any of the force joint will be subjected to shear force. देखो जरा एक मिनट, आई सेक्शन बनाया, beam is formed by gluing wooden planks as shown in the figure. If the beam transmit a constant vertical shear force 3000 Newton, the glue at any of the force joint will be subjected to shear force. तो ये
ये पूरा क्रॉस सेक्शन जो है दिया हुआ शेयर फोर्स इतना बियर कर रहा है, तो बोला है कि एक जो जॉइंट है एक सेक्शन कितना शेयर फोर्स बियर करेगा वो निकालो। तो देखो कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पता है, हमको अपने शेयर फ्लो पढ़ा है कॉन्सेप्ट। शेयर फ्लो क्या था, शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पूछ ही रहा है कि शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालो, मतलब शेयर फोर्स पूछ रहा है, मतलब शेयर फ्लो की बात ही कर रहा है। शेयर फ्लो क्या था, शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आप कहीं भी सेक्शन में किसी पार्ट में शेयर फ्लो निकाल दो और देन उसके बाद उसमें लेंथ का मल्टीप्लाई कर शेयर फोर्स निकाल सकते हैं, हमने यूज किया था वहां पे। अब एक जॉइंट का पूछ रहा है, मतलब ये वाला पार्ट है, इसका निकाल कैलकुलेट करना है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो हम निकाल सकते हैं शेयर फ्लो। शेयर फ्लो, शेयर फ्लो क्या होता है, शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ। वी क्यू बाई आई टी था, तो वी टाउ इंटू टी था, वी क्यू बाई आई का वैल्यू, टाउ इंटू टी शेयर फ्लो होता है। टाउ का फॉर्मूला क्या था, वी क्यू बाई आई टी, तो टाउ इंटू टी शेयर फ्लो वी क्यू बाई आई। तो वी दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है वी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3000 न्यूटन, तो ये वी दिया हुआ है। आई मोमेंट इनर्शिया निकाल लेंगे पूरा, कैसे निकलेगा पूरे सेक्शन का, ये तो दिया है नहीं दिया है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो निकल जाएगा पूरा सेक्शन लेके बीच वाला माइनस कर, कल क्वेश्चन किया था वैसे हमने, बी डी क्यू बाई 12 माइनस करके आई आ जाएगा, बचा क्यू। क्यू क्या होता है, वाई सी इंटू ए। तो ये वाला एरिया, ये डायमेंशन दिया हुआ है, देखो कितना है, ये दिया यहाँ तक 75 और ये डायमेंशन कितना है, ये दिया है 50। तो वाई सी इंटू ए क्या हो गया 75 इंटू 50, और वाई सी इस एरिया के सेंट्रोइड कंडीशन न्यूट्रल एक्सिस से इतना वाई सी, तो ये वाई सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 दिस वैल्यू। क्यों निकल जाएगा, यहाँ पुट करके शेयर फ्लो आ जाएगा, वही पूछा है, कैलकुलेट कर देंगे वी क्यू बाई से आई निकालने के बाद। तो ये कैलकुलेट कर देंगे, एक पार्ट का पूछ रहा है वो कैलकुलेट कर दिया, तो शेयर फ्लो निकालना हमको पता है, वही उसी का यूज किया, वहां सॉल्व कर दिया इस तरह से। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, पेज नंबर 32। नेक्स्ट पेज 33 पे क्वेश्चन नंबर 13, पेज 33 क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो ध्यान से। फॉर अ मटेरियल विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन एंड वेरी वीक इन टेंशन, द आइडियल शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन टू रजिस्ट बेंडिंग मूवमेंट विल बी। तो एक सर्कुलर दिया है, एक रेक्टेंगुलर दिया है, एक आई सेक्शन है ऐसे, और एक टी सेक्शन। ये शायद क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, फिर से देख ले रहे हैं। अब देखो इन सब में क्या है, इसमें वाई सी इक्वल टू वाई टी है, ऐसे इसमें भी सेम होगा, ऐसे इसमें भी सेम, इसमें अलग है, इसमें ये आपका वाई सी है, ये वाई टी मान लो फॉर एग्जाम्पल जस्ट, तो वाई सी नॉट इक्वल टू वाई टी। तो बाकी सब में वाई सी इक्वल, इन तीनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन सब में वाई सी इक्वल टू वाई टू है, वाई टी है, तो वो इक्वली स्ट्रॉन्ग बनेंगे टेंशन कंप्रेशन। लेकिन इसमें न्यूट्रल एक्सिस मिड पे नहीं आता है, बिकॉज ज्यादा जहाँ ज्यादा एरिया वहां पे रहता है न्यूट्रल एक्सिस, ज्यादा एरिया है, तो वाई सी का वैल्यू वाई सी का जो वैल्यू है दैट इज वाई टी से ज्यादा है, इसलिए यही सेक्शन बचेगा इस चारों केस में जो इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब बोल क्या रहा है, फॉर द मटेरियल विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन वेरी वीक इन टेंशन, तो आपको वेरी स्ट्रॉन्ग बनाना है कंप्रेशन में, तो क्या करो आप एक कैंटिलीवर बीम डिजाइन कर दो एज ए यूडीएल, तो हॉगिंग बनेगा शेप, तो बॉटम में कंप्रेशन आएगा, टॉप पे टेंशन, तो वाई सी ज्यादा है तो बॉटम कंप्रेशन ज्यादा हो जाएगा, टॉप टेंशन कम, इस वाले केस बन जाएगा, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन। मोर स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन देन टेंशन, तो टी सेक्शन सेलेक्ट कर लो, कैंटिलीवर बीम बना लो एज ए यूडीएल, हॉगिंग शेप बनेगा, बॉटम कंप्रेशन आएगा, टॉप टेंशन, तो मोर स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन देन टेंशन। बाकी तीनों में इक्वली स्ट्रॉन्ग टेंशन कंप्रेशन है, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन हो गया आपका टी सेक्शन, वहां चेक कर लिए। पेज 40 पे आओ, पेज 40 क्वेश्चन नंबर 3। तब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से। A round bar is fixed at end PQR and loaded by W। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन अच्छा है। A round bar is fixed at the end PQR and loaded by W at the end S. As shown in the figure, the point which will be the maximum stress, neglect effect of shear stress, direct shear, neglect effect of shear force, मतलब shear force का इफेक्ट नेगलेक्ट करने को बोल रहा है, मतलब वो डायरेक्ट shear की वैल्यू बहुत नेगलेक्ट करने को बोल रहा है। तो अब बोल रहा है कि PQR सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहाँ पे आएगा वो निकालो। तो इस साइड फिक्स है, ये लोड लग रहा है, तो इससे क्या होगा, एक बिल्कुल कैंटिलीवर की तरह से होगा, ऐसे बेंड होगा इस तरह से, अभी सर्कुलर शाफ्ट है इस केस में, जब ऐसे बेंड होगा तो बेंडिंग में ये लोड से लगा, विजुलाइज करो ऐसे सर्कुलर सेक्शन दिया हुआ है,
तो ये ऐसे बेंड बनेगा तो क्या हुआ, बेंडिंग, जब बेंडिंग आएगा तो उसमें क्या हुआ, क्यू आर हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस, ऐसे बनेगा। तो पी पॉइंट ऊपर टॉप पे है तो पी पे टेंशन आ जाएगा बेंडिंग से। तो जरा पी के लिए डायग्राम बनाओ, तो पी के लिए डायग्राम बनेगा, उसमें एक बेंडिंग आ जाएगा ऐसे, सिग्मा, बेंडिंग से स्ट्रेस आ गया, और ये टॉर्क दे रहा है, रोटेट कर रहा है, टॉर्शन स्ट्रेस भी आएगा, तो टाउ भी आ जाएगा एक तो ये आपका टाउ भी आ गया। एक रफ बना रहे हैं, चेक कर रहे हैं कैसे आएगा। तो पी पे क्या देखो जरा, ऐसे बेंड हुआ, तो एक तो पी क्यू आर न्यूट्रल एक्सिस हो गया, तो पी पे एक तो बेंडिंग से स्ट्रेस आ गया, और पी पे टॉर्शन भी आ जाएगा, दो पार्ट आ जाएंगे, ऐसे बनेगा। फिर क्यू के लिए देखो जरा, क्यू पे क्या, क्यू न्यूट्रल एक्सिस पे, तो क्यू पे बेंडिंग तो है नहीं, खाली शेयर और टॉर्शन वाला पार्ट आएगा, टाउ, ऐसे टाउ बन जाएगा। अभी वो टाउ का डायरेक्शन वगैरह नहीं देख रहे, बस खाली जनरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे बात कर रहे हैं। और सेम आर पॉइंट देखो, आर तो यहाँ मिड पे, यहाँ तो ना टॉर्शन आएगा ना बेंडिंग है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैक्सिमम स्ट्रेस किस पे आएगी, पी पे, फिर क्यू पे, फिर आर पे, पी पे मैक्सिमम वैल्यू बनेगी स्ट्रेस का। अभी बन जाएगा स्ट्रेस एलिमेंट, यहाँ सिग्मा एक्स हो गया सिग्मा, सिग्मा वाई हो गया जीरो, टाउ एक्स वाई हो गया टाउ। तो अब यहाँ प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा देंगे, सिग्मा पी वन पी टू क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, वहां सॉल्व कर देंगे। तो ये पी पे नॉर्मल, पी पे क्या सबसे ज्यादा स्ट्रेस, उसके बाद क्यू पे आ जाएगी, उसके बाद आर पे, आर पे क्या, आर तो यहाँ बीच में आ गया। अब डायरेक्ट शेयर से छोड़ दिया, आप नेगलेक्ट कर दिया, क्यों, बिकॉज बोल रहा है क्वेश्चन में शेयर फोर्स के एस्पेक्ट को नेगलेक्ट कर दो, तो इसलिए सबसे ज्यादा खाली बेंडिंग और टॉर्शन वाला पार्ट पी पे आया, इसमें खाली टॉर्शन, आर पे कुछ भी नहीं बन रहा, ना बेंडिंग ना टॉर्शन। तो पी पे मैक्सिमम स्ट्रेस, फिर क्यू पे, फिर आर पे, ऐसे चेक कर लो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, अच्छा प्रैक्टिस करा रहा है, ऐसे बना। पेज नंबर 40 था क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 12। पेज नंबर 41 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्शन एज शोन, which of the following figure represent the shear stress in the element that given। अब देखो जरा, इसमें क्या, शाफ्ट ऐसे दिया हुआ आपको इस तरह से, यहाँ टॉर्क लग रहा है ऐसे, तो अब टॉर्क यहाँ पे क्लॉकवाइज लगा तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आ गया, तो जब इसका टॉर्क डायग्राम बनाओगे तो पॉजिटिव बनेगा, तो टॉर्क डायग्राम पॉजिटिव, तो शेयर स्ट्रेस एलिमेंट पॉजिटिव। अब किसी एक पॉइंट के लिए बात नहीं कर रहा है, सिंपल बोला है स्ट्रेस एलिमेंट के लिए, तो टॉर्क डायग्राम पॉजिटिव तो शेयर एलिमेंट पॉजिटिव, तो वहां से चेक कर लिया, वहां से बना लिया, इसलिए इसमें डी ऑप्शन ही मैच करेगा आपका। तो ये डी ऑप्शन मैच कर गया, तो टॉर्क क्लॉकवाइज था, इधर एंटी क्लॉक हो गया, टॉर्क डायग्राम बनाओगे पॉजिटिव आएगा, तो टॉर्क डायग्राम पॉजिटिव, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात ना करे तो टॉर्क डायग्राम पॉजिटिव, तो शेष एलिमेंट पॉजिटिव, तो वहां से आपका दैट टॉर्क डी ऑप्शन मैच करेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं, तो इसलिए दैट वो आप बाकी ऑप्शन बन गए। तो ये सब क्वेश्चन आपने बोले थे पूछने कि इसमें डाउट है, तो वो सब हमने डिस्कस कर लिया। बाकी इसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा बुकलेट में, तो आप फिर से मुझे पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्लास कंप्लीट हो जाएगा उसका, कभी भी आप पूछ सकते हो। आपको सोम के अंदर कभी कोई डाउट रहेगा, फोन नंबर आपको दिया हुआ है, तो आप रिकॉर्डिंग वाले भी वहाँ पे ऑप्शन है, दोनों में कहीं पूछ सकते हो, वहाँ आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बुकलेट वाले सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, बाकी किसी भी क्वेश्चन में आप डाउट होगा तो उसको आप पूछोगे। तो ये लाइक अच्छा क्वेश्चन था इस तरह से। आज हमने सब तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कंबाइंड बेंडिंग टॉर्शन वाला कोई क्वेश्चन नहीं लिया था, तो ये क्वेश्चन वो देख रहे हैं। तो लिखो जरा क्वेश्चन, अ शाफ्ट सेक्शन 100 mm इन डायमीटर, शाफ्ट सेक्शन 100 mm इन डायमीटर, इसमें फिगर विगर दिया नहीं, अपने आप से बनाना है, अपने आप से पूरा सॉल्व करना है। लिखो ध्यान से, इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट ऑफ 4000 न्यूटन मीटर, ये लिखा हुआ बेंडिंग मोमेंट 4000 न्यूटन मीटर, एंड टॉर्क ऑफ 6000 न्यूटन मीटर, एंड टॉर्क ऑफ 6000 न्यूटन मीटर। फाइंड आउट द maximum direct stress induced in the section, फाइंड आउट मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्शन मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना, maximum direct stress induced in the section, and specify the position of the plane, and
specify the position of the plane on which it act, मतलब प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन निकालना है. Specify the position of the plane on which it act. Also determine what stress acting alone can produce the same maximum strain. Poisson's ratio that given 0.25. Also determine what stress acting alone can produce the same maximum strain. Poisson's ratio value that also given. करो. क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया, टॉर्शन लगा है, बेंडिंग मोमेंट लगा, दोनों लगा हुआ है, पूरा कैलकुलेट करना है. तो वीडियो को पॉज कर दो, पूरा कैलकुलेट करो, पूरा सॉल्व करो. लास्ट में जो भी आंसर आए 2468 जो भी आता है वहां तक निकालो और देन उसके बाद चेक करेंगे. करो इसको जरा. तो पूरा अटेम्प्ट कर लिया होगा तभी आपने प्ले किया, सॉल्व कर लिया होगा, सारा टाइम दिया होगा 5-10 मिनट पूरा, तो वही देख रहे हैं. सो आप शाफ्ट सेक्शन, शाफ्ट दिया हुआ है ऐसे 100 mm डायमीटर, तो इसका डाया दिया हुआ दैट इज 100 mm. इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट m लगा है और टॉर्शन t. m का वैल्यू दिया है 4000 न्यूटन मीटर, टॉर्क दिया है 6000 न्यूटन मीटर. फाइंड आउट द मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द सेक्शन, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा है. देखो जरा, खाली बेंडिंग मोमेंट होता सिग्मा निकाल देते तो क्या आता 32 m/πd³. खाली टॉर्शन होता टाउ निकाल देते कितना आता 16t/πd³. कंबाइंड बेंडिंग टॉर्शन पढ़ा था हमने, भूल जाते तो देख लिया कैसे थ्योरी था. तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन सब इसी प्रैक्टिस होते हैं कि हम पुराना रिवाइज हो जाए हमको, और कुछ नहीं. तो ये स्ट्रेस एलिमेंट बनाए, तो ये क्रॉस सेक्शन आपका ऐसे इस तरह से है. तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये, इन चारों में किसी एक पॉइंट का डायग्राम बन जाएगा ऐसे स्ट्रेस एलिमेंट क्रॉस सेक्शन के एक पॉइंट का. तो ये सिग्मा हो गया यहाँ पे और ये टाउ हो गया. एक प्लेन में शेयर आया, दूसरे में अपने आप आ जाएगा ऐसे. तो यहाँ सिग्मा एक्स इक्वल टू कितना, सिग्मा कितना है वो 32 m/πd³. जैसे डी दिया हुआ m दिया, सब वैल्यू बाद में पुट कर देंगे. सिग्मा वाई 0 और टाउ एक्स वाई कितना है, टाउ कितना 16t/πd³. तो डी दिया है 100 mm, टी दिया हुआ तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी 1020 जो भी आपने निकाला होगा. मेन पार्ट देख रहे हैं, लास्ट आंसर दे देंगे. तो यहाँ से प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ रहा है आपसे सिग्मा P1 P2 क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2. चाहे ऐसे निकाल दो, चाहे वो कंबाइंड बेंडिंग वाला फॉर्मूला कोई भी लगा, सब कुछ एक ही बात है. अब यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है तो यही यूज कर दे रहे हैं. प्लस माइनस सिग्मा y माइनस सिग्मा x स्क्वायर और प्लस 4 टाउ स्क्वायर xy. तो सिग्मा y 0 हो गया, सिग्मा x दिया है, ये दिया है, निकल चुका होगा 1020 कुछ आपका, सिग्मा y आ गया होगा, y 0 टाउ xy यहाँ पुट कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, तो यहाँ से सिग्मा P1 और P2 का वैल्यू आ जाएगा. तो P1 कैलकुलेट किया, तो ये कैलकुलेट किया होगा, तो ये वैल्यू आपका आ रहा है 57.10 मेगापास्कल. और सिग्मा P2 निकाला है तो ये आ रहा है -16.35 मेगापास्कल. दोनों प्रिंसिपल निकल गया, ऐसे आ गया, ये आपने सॉल्व कर दिया, यहाँ से ऐसे आ गया. देन उसके बाद देखो जरा, लोकेशन पूछ रहा है, तो लोकेशन कैसे निकलेगा, 10 to थीटा P1 2 टाउ xy. फॉर्मूला क्या होता है 2 टाउ xy डिवाइड बाई सिग्मा x माइनस सिग्मा y. तो यहाँ 2 टाउ x रख दोगे, सिग्मा y तो 0, यहाँ पुट करके सॉल्व, पहले 2 थीटा निकलेगा फिर थीटा निकलेगा. तो थीटा P1 जो फाइनल आंसर है आपका. तो ये जब पूरा सॉल्व किया तो यहाँ से थीटा P1 लास्ट का आंसर जो है 28 डिग्री 9 मिनट दिस वाला. तो 2 थीटा निकल के आएगा 1.5, वहां से कन्वर्ट कर लेंगे इसमें,
दैट 28 लास्ट का आंसर जो 28 डिग्री 9 मिनट दिस वैल्यू, तो 10 टू थीटा की वैल्यू निकल के आ रही 1.5, यहाँ सॉल्व कर दी, यहाँ पुट करके सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्या बोला, फाइंड आल्सो मैक्सिमम स्ट्रेस एक्टिंग अलोंग, डिटरमाइन आल्सो व्हाट स्ट्रेस एक्टिंग अलोन कैन प्रोड्यूस द सेम मैक्सिमम स्ट्रेन। मैक्सिमम स्ट्रेन देखो कहाँ इनफाइनाइट प्लेन होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ पे आती है, प्रिंसिपल प्लेन पे, जहां पे सिग्मा P1 है, तो वो इनफाइनाइट प्लेन होते हैं, तो सीधे सिग्मा P1 P2 वाला प्लेन अलग कर दो, तो ये सिग्मा P1 और ये सिग्मा P2, सिग्मा P2 कंप्रेसिव आया, लेकिन रख देंगे वैल्यू जो भी है, आपका P2 कंप्रेसिव निकला है। इसी क्यों अलग किया, बिकॉज सिग्मा P1 क्या मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा P1 मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, तो उस डायरेक्शन में मैक्सिमम स्ट्रेन आएगी। तो पहले तो ये निकाल दो कितना होगा, तो स्ट्रेन P1 निकाल दो, तो क्या होगा, सिग्मा P1 बाई E माइनस न्यू टाइम सिग्मा P2 बाई, तो सिग्मा P1 कितना है, ये है 57.10, P2 कितना दिस वैल्यू, तो यहाँ रख दो 57.10 बाई E माइनस न्यू दिया हुआ कितना 0.25, सिग्मा P2 कितना है माइनस 16.35 बाई E, तो ये स्ट्रेन P1 मैक्सिमम, इससे ये सबसे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन होगी, निकल जाएगा। तो ये जब कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 61.19, 1.19 बाई E दिस वैल्यू, ये ऐसे आ गया, ये बन गया। इनफाइनाइट प्लेन में जहां सिग्मा P1 है वहां सबसे ज्यादा स्ट्रेन P1 आ गया। ये जो क्वेश्चन किया था वो सर्कल से इलिप्स बना था प्रिंसिपल स्ट्रेस, सेम वैसे ही। फाइंड आल्सो व्हाट स्ट्रेस एक्टिंग अलोन कैन प्रोड्यूस द सेम मैक्सिमम स्ट्रेन, मतलब अकेला कोई स्ट्रेस कितना होगा वो निकालो जो इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस कर दे, जब अकेला लगा दो यहाँ पे सिग्मा, ऐसे एक केस ये सिग्मा निकालना है सेम स्ट्रेन आ जाए, तो यहाँ कैसे निकालोगे, E इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या हो गया सिग्मा बाई E, और यही सेम के बराबर रख दो 61.19 बाई E, तो ये कैंसिल हो गया, तो सिग्मा का वैल्यू कितना 61.19 मेगापास्कल, तो अकेला इतना स्ट्रेस लगाओगे तो वही स्ट्रेन आ जाएगी, ये मतलब है। तो ये कैलकुलेट कर दिए, दिस वन 61.19 मेगापास्कल निकाल दी। देख लो जरा शार्ट में क्या था, M और T दोनों लगा था, तो केवल M होता तो सिग्मा इतना आ जाता, ये हमने पढ़ा था कंबाइंड माइंड टॉर्शन में, केवल M होता इतना सिग्मा आ जाता, ऐसे केवल T होता इतना टाउ का वैल्यू आ जाता, ऐसे निकल जाता, ये कैलकुलेट कर लेते। अब यहाँ पे क्या दोनों लग रहा है, स्ट्रेस एलिमेंट ऐसे बन जाए, इन चार में से किसी एक पॉइंट का बन जाएगा, तो सिग्मा एक्स इतना, सिग्मा एक्स वैल्यू सिग्मा वाई 0 टाउ एक्स बाई टाउ, प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा दिया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई दिस वैल्यू, तो यहाँ से प्रिंसिपल स्ट्रेस P1 P2 दोनों निकल गए। देन लोकेशन 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, तो ये पूरा 10 टू थीटा जो आएगा अराउंड 1.5, तो वहां से थीटा निकाल दिया, तो थीटा का लास्ट का आंसर इतना वैल्यू। देन बोल रहा है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन इस केस में आएगी वो एक सिंगल स्ट्रेस पे कितनी स्ट्रेस लगाएं, सिंगल स्ट्रेस वही सेम स्ट्रेन बने, तो पहले तो यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेन आई कहाँ पे, प्रिंसिपल प्लेन पे, क्यों सिग्मा P1 जहां पे होगा वहां स्ट्रेन P1 सबसे मैक्सिमम है, तो वही प्लेन अलग कर दी दोनों, सिग्मा P2 कंप्रेसिव है अपने आप रख दिया माइनस इतना वैल्यू आगे, कह रहा है ये स्ट्रेन आएगी के लिए कितनी स्ट्रेस होनी चाहिए अकेला, तो अकेला स्ट्रेस इतना लगा दिया सिग्मा बाई E से वहां सॉल्व कर दिया इतना वैल्यू ऐसे आ गया। तो ये कंबाइंड माइंड टॉर्शन क्वेश्चन नहीं किया था, एक क्वेश्चन कर लिया ऐसे, इस तरह जब लोकेशन ना पूछता आपसे तो वैसे ही निकाल लेते, जैसे हम पहले एम निकाल लेते हैं, एम क्या होता था 1/2 m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस टी m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और टी क्या होता था अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, इस तरह से, तो ये सब करके पूरा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर लिया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। सो अब देखो जरा हमने जितने पहले पूरा थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लिया पूरा सब कुछ, उसके बाद सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया, बुकलेट डिस्कस कर लिया सब कुछ, तो इतना, लेकिन ये अभी तक हाफ है, हाफ आपकी मेहनत होती है, तो ये आपको मैं पहली क्लास से कह रहा हूँ, आप साथ साथ कर भी रहे हो, आपके जैसे रिस्पॉन्स आते हैं क्वेश्चन पूछते हो, उसे लगता है कि हाँ स्टूडेंट मेहनत करता है। कई स्टूडेंट को देखता हूँ मैं, क्वेश्चन वही स्नैपशॉट भेजते हैं, उसमें क्वेश्चन लिखा होता है वो जैसे मैं बोलता हूँ, तो ये अच्छी बात है कि मतलब जैसे मैं कहता हूँ इसे फॉलो करते हैं। शॉर्ट नोट्स भेजते हैं डेली मेरे 8-10 शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो वो लगता है कि हाँ स्टूडेंट मेहनत करता है, तो ये एक अच्छी चीज है, ये करना ही है। कोई भी अच्छी चीज आपको बिना मेहनत के नहीं मिलती, आपको पता है, आप बच्चे नहीं है, सबको पता है, आपको देश के सबसे बेस्ट जॉब्स में चाहिए तो उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा भाई, एक बार तो मेहनत चाहिए। इसलिए अब देखो ये है कि अभी सारे क्वेश्चन कर लिए, सारा थ्योरी पढ़ लिया, सारा क्वेश्चन कर लिए, पूरा सोम का सारा चीज रिवाइज पढ़ लिया, क्वेश्चन के साथ रिवीजन भी कर लिया। अब लेकिन ये कि ये आपको लास्ट तक लेके जाना, तो इसके लिए शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। अभी भी जिनके नहीं बने वो हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाना, और उसके बाद आप मुझे भेजना। कई शॉर्ट नोट्स नहीं ठीक थे तो मैंने उनको लिख दिया कि भाई ये हाँ मिस्टेक है, कई अच्छे थे मैं लिख दिया गुड बहुत अच्छे बना है, तो आप शॉर्ट नोट बनाओ, उसको बनाने हैं, ये आपको करना ही, ये नहीं तो लास्ट में जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, एक चीज समझ लो आप, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके शॉर्ट नोट्स या कुछ छोटे प्रिसाइज नोट्स ना हो, ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि वो आपकी एफिशिएंसी बहुत बचाता है। अभी क्या होता है, टाइम को थोड़ा मान लो कम है आपका, नहीं मिलता टाइम, ठीक है, लेकिन आप जब टाइम मिले आप कर लो। मेहनत करना है, डेली आपको 5 6 8 घंटे पढ़ना है, जब तक सिलेक्शन नहीं होता, ये मान के चलो कि करना है, मेहनत करना है। और करते भी स्टूडेंट, ऐसे बार बार कहने की जरूरत नहीं है, मेहनत करते भी। तो अब ये क्या कि जितना पढ़ा है हमने सब आपको रिवाइज करना है, सबके शॉर्ट नोट्स बनाने, सारे गेट और ये से क्वेश्चंस लगाने हैं, सब कुछ करना है। अब जैसे क्या कि मैंने पहले आपसे बोला था कि मैं आज ही करके उसके बाद तुरंत चालू कर दूंगा वो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, लेकिन कई 5 6 स्टूडेंट की मेरे पास ये आया है मैसेज कि सर उसको अभी ना स्टार्ट करिए, हमको 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, हम रिवाइज कर लें पूरा, उसके बाद वो हमारे टेस्ट की तरह से होगा। टेस्ट आपके अलग भी होंगे, तो वो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आपके टेस्ट की तरह से हो जाएंगे कि हमने कितना पढ़ा, रिवाइज कर लिया। तो ये उनकी बात मुझे सही लगी कि भाई सही कह रहे हैं कि हमको थोड़ा रिवीजन का टाइम मिलना चाहिए। तो इसलिए वो पीडीएफ मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, और उसको रोक दिया, उनसे कह दिया रुक जाओ। तो वो अब आपको ये पूरा आज कंप्लीट हो गया, ये सब रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, मेहनत करना है। अभी मान लो कि नेक्स्ट सैटरडे को या संडे को, नेक्स्ट सैटरडे को या संडे को आपको अपलोड होगा, और संडे को, अब जो संडे आएगा नेक्स्ट वाला, आज क्या है, आज आपका दैट संडे है, तो आज नेक्स्ट जो संडे आएगा उसमें सैटरडे की नाइट तक या फिर संडे को मॉर्निंग में मेरे आने से पहले, क्लास से पहले, वो आपका अपलोड हो जाएगा। वो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद मैं संडे को ही वो लेक्चर ले लूंगा, वो पूरा सब आपको समझा दूं कैसे। लेकिन वो आपको देखना नहीं लेक्चर, जैसे अपलोड होता है वो, भाई सही बात है, टाइम आपको मिल जाएगा अच्छे से। तो ये मान लो कि आपको नेक्स्ट, आज संडे है, नेक्स्ट सैटरडे तक आपका टाइम है पूरा, सैटरडे नाइट तक पूरा रिवाइज करने का। ये नहीं कह रहा मैं आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करने लग जाओ, गेट और ईज के लिए पूरा हमने समझ लिया, यहाँ कर लीजिए जो करने थे क्वेश्चन। आपको समझ लो कि टारगेट है आपको नेक्स्ट सैटरडे तक सारा रिवाइज कर लेना, सब चीज, सारे गेट के क्वेश्चन, ईएस के सब देख लिए, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं सारा रिवाइज कर लिए, शॉर्ट नोट्स बन गए। समझ लो कि सैटरडे की नाइट को या संडे को सुबह या दोपहर तक आपको पीडीएफ फाइल अपलोड हो जाएगी, जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन वाली है। फिर वो उसका वीडियो भी उसी दिन बनेगा, वीडियो उसी दिन आ जाएगा, लेकिन वो वीडियो आपको देखना नहीं है। उसको जैसे पीडीएफ फाइल आती है, उसके बाद पीडीएफ फाइल को पहले अपने आप से पूरा सॉल्व करना, जितने क्वेश्चन है। तो ट्राई करेंगे हर चैप्टर के 5 6 क्वेश्चन रहे, तो 40 50 क्वेश्चन का आपका सेट होगा पूरा ऑब्जेक्टिव का। तो वो आपको सब अपने आप से सॉल्व करने, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन ही सारे होंगे, 2 ऑप्शन सही है, 1 है, 3 है, इस तरह जैसे भी लगे, 1 नहीं तो 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। वो करना है अपने आप से, पूरा कर लिए जब, उसके बाद वो जो मेरी वीडियो होगी वो आपको देखनी है। तो वो एक बहुत अच्छा पूरा एक कंक्लूजन दे देगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में पूरी सब्जेक्ट का। तो ये मैं अभी आज ही अपलोड कर देता, लेकिन कई स्टूडेंट का मुझे अच्छा लगा मैसेज, क्यों कह रहे सर मुझे टाइम थोड़ा मिल जाए तो वो हमारे टेस्ट की तरह से हो जाएगा। बिल्कुल भाई सही बात है, इसलिए आपको पूरा 1 हफ्ते का टाइम है, सैटरडे तक आपको, सैटरडे को रात को या संडे को दोपहर तक वो अपलोड हो जाएगा। वो पहले पूरा कर लेना है अपने आप से, उसके बाद वीडियो देखना है। ये नहीं कि बस तुरंत सोया तुरंत वीडियो देखना चालू कर दिया, फिर बेकार हो जाएगा सारा। अपने आप से मेहनत करना है। बाकी इतने दिन में बीच में जो आपको डाउट लगे सोम के अंदर मुझे आप भेजते रहो, हम करते रहेंगे। बाकी आपको कोई क्वेश्चन अच्छा लगे तो ऐसा नहीं कि अब ये क्लास कल से कोई दूसरा चालू हो जा रहा है तो ये आएगा नहीं। जब भी मुझे लगे कि हाँ भाई अच्छे क्वेश्चन कुछ है तो मैं खुद आके क्लास ले लूंगा, आधे घंटे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे क्लास ले लेंगे इस तरह से। बस ये कि मेन टारगेट समझ में आना चाहिए आपको अच्छे से, सोम पूरा आपको सीखना है अच्छे से। तो सोम के अंदर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर आपको जो डाउट लगे आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, आप मुझे वहां पूछ लो, क्या कहते हैं, जहाँ पे वीडियो आती है वहां पे आप पूछ लो, लिंक करना है। तो अब नेक्स्ट टाइम है 1 हफ्ते का, इसमें आपको पूरा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से गेट और इसका गेट और ये क्वेश्चन लगाओ पुराने, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू तैयार कर लेना है कि जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन की शीट मिले आपको वो आप अपने आप से अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।